नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क से सतीश झा। ये हफ्ता संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग के लिए तय रहता है और हर देश के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आते हैं यूनाइटेड नेशंस की बैठक में। उसके आसपास तमाम और बैठकें होती हैं बड़े मुद्दों पे, कभी क्लाइमेट पर, कभी विकास पर, कभी डायस्पोरा पर, कभी माइग्रेशन पर, कभी तमाम तरह के मुद्दों पे यहाँ बैठकें होती हैं। और जो लोग करते हैं उन्होंने दाम बहुत ऊंचे कर रखे हैं। कई जगह बैठकों में जाने की जो फ़ीस है वो $20,000 के आसपास है, और जो महंगी होगी उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन 1,000 से 20,000 की जो फ़ीस है वो आम है इन बैठकों में। इनमें कुछ नॉन प्रॉफिट भी आते हैं, उनको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हैं जाने के लिए। लेकिन इनमें कई चीज़ें अच्छी भी हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने इन पे काफ़ी शोध किया है, जिनका दुनिया में अपना एक उन्होंने जगह बनाई है, वो लोग भी आते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और एक भविष्य का सपना देखते हैं और कुछ मूल्यों की बातें होती हैं। यानी कि दुनिया को एक तरह से चलाने के लिए आप देखें कि दुनिया के लोग क्या करें, सरकारें क्या करें, उस सब की चर्चा यहाँ होती है। उसका असर क्या होता है वो धीरे धीरे ऐसा होता होगा, लेकिन ये एक अपने आप में एक हफ्ता जो है न्यूयॉर्क के लिए एक संस्था की तरह बन गया है। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते हम न्यूयॉर्क में रहेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो अपने विश्वास और एक उत्साह के साथ यहाँ आते हैं एक हफ्ता, जिससे कि उनको अंदाज़ा कि दुनिया कहाँ जा रही है। उनमें से एक बैठक में जो था, वहाँ एक हमें रिपोर्ट देखने को मिली जिसकी लागत $20,000 है और उसका नाम है फ्यूचर रेडीनेस इकोनॉमिक इंडेक्स। और ये रिपोर्ट बनाई है गूगल ने। गूगल कहने पे गूगल ने 2020 में एक संस्था को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप दुनिया कहाँ जा रही है, भविष्य के लिए कितनी तैयार है, इसका एक लेखा जोखा कीजिए। ये रिपोर्ट 124 देशों का लेखा जोखा है कि लोग कितने तैयार हैं भविष्य में जाने के लिए। उसमें हमारे देश का भी नाम है और ये अपने आप में काफ़ी एक तरह से देखिए तो अच्छा आईना है खुद को देखने के लिए, अपने देश को देखने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए। तो आजकल सारी बातें शुरू होती हैं कि पैंडेमिक से क्या हुआ। अगर भविष्य के जो इतिहासकार देखेंगे हमारे पिछले 2 सालों को क्या क्या सोचेंगे, तो सबसे बड़ी बात दिखेगी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ढांचा हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसके इस्तेमाल करने का, वो जितना 2 साल में बदला है उतना पहले किसी 2, 4, 5 साल में नहीं बदला था। जो कल्पनाएं हमने 1990 में की थी, MBA करते वक्त जो लिखी थी नोट, उसका काफ़ी एक हद तक देखिए तो उस पर काम शुरू हुआ है पिछले 2-3 सालों में, पैंडेमिक के बाद ख़ास करके। और जिस तरह से वो ख़रीद फ़रोख्त जो है दुकान में नहीं, ऑनलाइन होती है, और पैसे का जो लेन देन हो रहा है ऑनलाइन, वो सब एक कल्पना थी। आज की तारीख में ये अपने आप ज़रूरत बन गई है। शिक्षा की बात भी है, उसमें लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं कैसे किया जाए। कोशिश हुई है लेकिन उसकी उपलब्धि शायद 1-2-3% के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। अब देखते हैं कि अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने बात की 4 चीज़ें हैं। उसमें है कि हमारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे ह्यूमन कैपिटल कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, और हम कितने कंपेरेटिव हैं। इन चारों चीज़ों के आधार पे इस रिपोर्ट में 124 देशों का आकलन किया गया है। और वो देखें तो सबसे जो आगे देश हैं अब आज की तारीख में, वो आते हैं कुछ छोटे देश यानी कि उनकी आबादी कम है, ज़मीन कम है और क्षेत्रफल कम है जो भी, और वो हैं उनमें सबसे जो आगे हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, सिंगापुर, ये सभी तमाम देशों से आगे हैं। कुछ इसलिए भी कि अगर क्षेत्रफल कम हो, लोग कम हो, उनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप अमेरिका सभी में जो सबसे आगे हैं 10 देश उनमें से है, लेकिन जो कि इतना बड़ा देश है तो 4 की जगह 5, 6, 7 में रह जाता है। और इन जो 10 देश हैं उनको जानने के लिए देखिए तो उसमें अमेरिका सबसे आगे हैं आपके
सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम। कनाडा भी पहुंच जाता है 10 तक। तो 10 देश जो हमारे सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूएसए, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके, कनाडा। और अपना नंबर कहाँ आता है? 124 में आता है, 8979 पर पहुँचता है। तो वो पहुँचते हम लोग, अगर 4 पन्ने किए जाए इसके, तो 3 पन्ने के आखिरी हमारा नंबर आता है और हमारा रैंक है 79 और हमारा जो अंक मिलते हैं 32 हैं। अब ये सोचिए कि सबसे कम अंक जो मिला है किसी देश को 20 है, सबसे ज़्यादा मिला है 76 और हमारा जो अंक है वो 32.5 पे है। यानी कि अगर हम ध्यान दे रहे होते भारत में जहाँ 33% पास मार्क हैं तो हम फेल हो गए थे। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम कहाँ टिकते हैं फ़िज़िकल कैपिटल पर। अगर फ़िज़िकल कैपिटल देखें हम, तो उसमें जो हमारी देश की रैंकिंग है वो दुनिया में 82 देशों में फ़िज़िकल कैपिटल यानी कि बिल्डिंग हुई, तमाम जो आधारभूत चीज़ें हैं उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, तमाम चीज़ें, वो 82 देशों में भारत से चीज़ें अच्छी हैं। और अगर ह्यूमन कैपिटल देखिए तो सबसे नीचे एक नंबर आता है 103 पे, 124 में 103 पे भारत की जगह है। और अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो हमारा नंबर 90 है और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें देखें तो 61 है। 61 करीब करीब ठीक बीच में आता है 124 के, 62 50% होता है 61, यानी कि 60 देश भारत से आगे हैं प्रतिस्पर्धा में, विज्ञान, तकनीक, बाज़ार की होड़ में, उनमें सबसे आगे हैं। हमें थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो 4-5-6% जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो घूमते हैं, जिन्होंने तरक्की की है, उनकी आमदनी देखते हुए लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक लगती नहीं हैं। लेकिन हमारी आबादी 138 करोड़ है, उसमें जो लोग ठीक ठाक लगते हैं वो करीब 10 करोड़ के आसपास हैं, जो मध्य वर्ग या उससे ऊपर हैं। और जो निम्न मध्य वर्ग है वो बहुत बड़ा है, वो मान लीजिए करीब 11 करोड़ से 40 करोड़ को निम्न मान लीजिए। उसके नीचे 100 करोड़ हैं बिल्कुल निम्न वर्ग के। उनकी आमदनी जो है वो अफ्रीका से मैच करती है। कल मैंने करीब 1 दर्जन प्रतिनिधियों को, कुछ अफ्रीका के, कुछ लैटिन अमेरिका के, कुछ अमेरिका के, उनको बुलाया अपने यहाँ व्यक्तिगत निमंत्रण पर। उसमें माली की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $450 है, करीब मान लीजिए बिहार के आसपास है, या बिहार के कई ज़िलों के आसपास है, उत्तर प्रदेश के ज़िलों के आसपास है। ऐसी हालत माली की है। माली की माली हालत बहुत बढ़िया नहीं है। और अफ्रीका में देखेंगे आप तो अगर पूरे अफ्रीका को आप देखें सब मिला के, इसमें दक्षिण अफ्रीका भी है, नाइजीरिया भी है और देश हैं, तो जो आबादी अफ्रीका की और जो वहाँ की आमदनी है वो भारत के बराबर है। आबादी भी करीब 140 करोड़ है और आमदनी भी करीब $2500 बिलियन के आसपास सब मिला के है। तो अफ्रीका अपने आप में अगर उसको एक करके देखें तो करीब करीब भारत के आसपास है, बराबरी में, आमदनी में और आबादी में, दोनों चीज़ों में। और प्रति व्यक्ति आय अगर एक महादेश की देखें तो ऐसी है, लेकिन तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ गरीबी है उस हद तक कि जैसे हमारे बिहार में है या उत्तर प्रदेश में। तो अगर इसको हम देखें, इस रिपोर्ट को पढ़ें, तो इसमें हमें ये सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि कोई भी देश छोटा हो या बड़ा हो कि हर जगह सबसे आगे नहीं है, लेकिन जो 3-4 जो छोटे देश हैं वो करीब करीब सभी चीज़ें कवर कर लेते हैं टॉप 10 में। उनमें स्वीडन, डेनमार्क, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड, ये हर जगह छाए हुए हैं। और इसके अलावा जो कई चीज़ों में से कतर है, कतर के पास फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे दुबई है, वहाँ भी बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा जो साधन नहीं बन जाता जिससे कि आप भविष्य को देख सकें। उसके लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं, स्किल चाहिए। तो भारत कहाँ कमज़ोर पड़ता है? जहाँ अगर हमें टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, अपने यहाँ लाना है, लोगों को अपने यहाँ आकर्षित करना है, वहाँ हम 124 में 123 पहुँचते हैं। यानी कि कोई भारत आना नहीं चाहता। कोई भी आने वालों की जो संख्या है या अनुपात है इतना कम है कि 124 देशों में से जो लोग भारत में आके काम करना चाहते हैं उस पर हमारा नंबर जो है 122-23 के आसपास है। वो अपने आप में एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। आखिर हम
अपने आप को ऐसा देश क्यों नहीं बना सकते कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग आएँ। दूसरी बात यह है कि जो आप देखते हैं कि हम कितने अट्रैक्टिव हैं, उस पर देखना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने उसकी जो चर्चा की तो कहते हैं कि टैलेंट में हम कैसे टैलेंट बनाते हैं, हम कैसे उनको अपने पास रखते हैं, कैसे उनको बाहर जाने से रोकते हैं और कैसे बाहर के लोगों को बुलाते हैं। इन सब को अगर आप देखना शुरू करें तो उसमें लगता है कि हमने जहाँ तक जो ब्रेन गेन की बात होती है, यानी कि हम कहाँ बाहर से ला सकते हैं, उस पर नंबर 97 है 124 में से, और हमारे नंबर जो हैं 100 में से कुल 28 आते हैं, यानी कि हमें फेल ग्रेड। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में हमारा नंबर जो है वो 102 है, यानी कि तमाम देशों में 101 देशों में भारत से ज़्यादा लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। माइनॉरिटी के टॉलरेंस की जो बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारा नंबर 104 है, यानी कि 103 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत से ज़्यादा अच्छा स्थान मिला है। और जब देखते हैं हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं, नारी पुरुष के संबंधों की बात करते हैं और नारी का स्थान कैसा है, वहाँ पे हमारे देश का नंबर 116 आता है कहीं उसकी उनको नौकरी के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी हम 52 पे आते हैं, वो तो बहुत अच्छी जगह है, कम से कम आधे के ऊपर तो है। और जब बात आती है कि हम कैसे अपने यहाँ लोगों को अपना बन पाएँ, तो वहाँ हमारा नंबर जो है कि किस तरह से जो शिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, वो कैसे पनपें, वहाँ हमारा नंबर आता है 82 पर, यानी कि 81 देश हमसे अच्छा कर रहे हैं। हमने हमारा जो डेटा है रीडिंग और मैथ्स और साइंस पे, वो बहुत ही इतना कमज़ोर है कि हम सबसे नीचे आ जाते हैं। और जब बात आती है जो वो कहते हैं कि पेंशन कवरेज में हम थोड़ा सा आगे हैं 76 के आसपास, फिर भी 75 देश हमसे अच्छे हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में हमारा नंबर 119 से 124 में से, यानी कि 118 देशों में जब पर्यावरण की बात आती है उनका काम ज़्यादा अच्छा है। और जो डॉक्टरों की जो डेंसिटी है, यानी कि हमारे बीच में 1000 लोगों में कितने डॉक्टर हैं, तो वहाँ देश का नंबर 84 आता है, यानी कि 83 देशों में डॉक्टर प्रति 1000 ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के अपने देश के। और जब व्यक्तिगत सेफ्टी की बात आती है तो हमारा नंबर 87 है, यानी कि 86 देशों में आदमी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है बनिस्बत भारत के। और जिस तरह से अगर आप देखें कि कुशल लोगों को अगर आपको नौकरी देनी है, तलाश करना है, तो वहाँ हमारा नंबर 109 है 124 है। 108 देशों में कौशल पाना आसान है, कुशल लोगों को नौकरी देना आसान है बनिस्बत की भारत की। एक ये जो है हमारा जो खाका बना है, हमें सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। टेक्नोलॉजी पे बड़े लोग चर्चा करते हैं, हमारा नंबर रैंक 90 है। और जहाँ प्रतिस्पर्धा की बात आती है हम 61 पे आते हैं, क्योंकि हमें एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है, तो वहाँ पे हम 61 पहुँचते हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह देख रहा हूँ मैं, और वो इन सब मिला करके वो है कि मीडियम और हाईटेक इंडस्ट्री में इनोवेशन बढ़ा है, और जो नए प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो जो एंटरप्राइजिंग कैपेसिटी है, वहाँ हमारा नंबर थोड़ा बढ़ गया है। हम नंबर 3 पे आते हैं दुनिया में, क्योंकि हमारी तादाद बहुत बड़ी है लोगों की, बाज़ार बड़ा है। तो कुछ लोगों ने कुछ नंबर जो ऐसे हैं जो नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका नंबर वहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारा जो भौतिक जो ढांचा है उस पर 83वां हमारा नंबर है। ह्यूमन कैपिटल पे 103 जो है वो सबसे गंभीरता से सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम शिक्षा पर जोर नहीं देते, प्रशिक्षित नहीं करते। 103 124 देशों में से अपने आप में काफ़ी दुख की बात है। तो जो केजरीवाल ने भी कहा था, जब नरेंद्र भाई ने कहा कि हम 14,500 स्कूल खोलेंगे जो मॉडल स्कूल बनेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई 14,500 ही क्यों, 10.5 लाख सारे क्यों नहीं। वो हमारी पहली ज़रूरत है। पहली ज़रूरत है कि लोग सीखें समझें। लेकिन आज की तारीख में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से हमारा दिमाग वास्तविकता से परे कर दिया है, वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। तो ये रिपोर्ट जो है हमें लगता है कि हमारे सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, जो हमारे नीति वाले लोग इसको पढ़नी चाहिए। और ख़ास करके इस तरह जो हम देखते हैं एक जो प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जब भी कोई ऐसे रिपोर्ट आए जहाँ हमारे नंबर ठीक ना हो, हम कहते हैं आपका डेटा गलत है या आपका मेथड गलत है, मॉडल गलत है। ये ऐसा ही है कि मैं पढ़ने जाऊँ किसी कॉलेज में, कहूँ कि मास्टर ही बेवकूफ़ था या मास्टर ने हमको नंबर नहीं दिए,
तो ये बचपन से हम लोग जानते हैं कि जो लोग अच्छा नहीं कर पाते वो कैसे करते हैं। हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असलियत वो दिख जाएगी, कितना भी छुपाने की कोशिश करें। ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे नज़र डालें, दुनिया क्या कहती है। अगर हमें इम्तिहान पास करना है तो जो हमारा जो नंबर देने वाला होगा वो हम खुद नहीं होंगे, कोई और होगा। तो दुनिया वो और है जो हमको आईना दिखा रही है कि हमारा नंबर, जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसमें 83 है दुनिया में, और लोगों में 103 आते हैं 124 में, जो बहुत दुख की बात है। टेक्नोलॉजी में भी हम 90 पे हैं, यानी कि हमारा रैंक 79 है और हमारा टेक्नोलॉजी का रैंक उससे भी नीचे 90 है। और प्रतिस्पर्धा में तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी दावे करते हैं। और हमारा ढांचा जो है, हमारे यहाँ जो हमारे उद्यमी हैं, उन्होंने अब तक देश का जो झंडा फहरा रखा है हर जगह, उसके पीछे हमारे उद्यमी जो हैं वो ज़्यादा आगे हैं। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।